पता चला। आज अब पता चला में मौजूए बहस होगा, तलाशी से खाइफ। नवाज शरीफ के क्यों रहे सिपा सालारों से ताल्लुकात खराब, नून लीगियों का शीराज़ा बिखरने लगा, मईशत की कश्ती कहां खड़ी है और दाइश के बढ़ते कदम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम अब पता चला के साथ मैं हूं असद खरल और मेरे साथ हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से पीटीआई के रहनुमा सेनेटर शिबली फराज साहब, और अभी कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे पीपल्स पार्टी से कमरुज़्ज़मान कायरा, और लंदन से हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शेख वकास अकरम साहब जो है वो भी ज्वाइन करेंगे, उनसे भी हम कोशिश कर रहे हैं। नाजरीन, जिस तरह आपने देखा कि बार बार नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली की जानब से ये बड़े बड़े दावे किए जाते रहे कि हर फोरम पे वो जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हैरानकुन बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट हो, JIT हो या नैब की जो CIT है, वहाँ पे जब उनको नोटिस मिलता है तो वहाँ पे जाने पे वो माजूरी का इजहार कर रहे हैं और अभी मुख्तलिफ उसकी तोजही निकाल रहे हैं। असल उसकी वजह सिर्फ यही है कि नवाज शरीफ साहब को उनकी जो लीगल टीम है उन्होंने यही मशवरा दिया है, क्योंकि नोश्ता दीवार जो है वो सामने नज़र आ रहा है कि आपके जो 161 के बयान हैं वो सिर्फ एक फार्मेलिटी है। आपके ख़िलाफ़ इतना ज़्यादा अब एविडेंस आ चुका है कि आपको जो सज़ा है एहतसाब अदालत से उससे बचना आपका अब नामुमकिन हो चुका है। तो इसके लिए एक स्ट्रेटजी बनाई गई है। स्ट्रेटजी का मकसद सिर्फ ये है कि इसको डिलेइंग टैक्टिक्स के तौर पे यूज़ किया जाए, जिस तरह कि आज उन्होंने बिल आकर वो ऐलान कर दिया है कि रिव्यू पटिशन के फ़ैसले तक वो नैब को पेश नहीं होंगे, नैब के नोटिस का जवाब नहीं देंगे और उनके वकला जो हैं वो पेश होंगे, जबकि ये कोई भी ना रीज़न है ना जस्टिफिकेशन है। ना माजी में हमने ऐसा देखा कि सुप्रीम कोर्ट के इतने वाज़ेह अहकामात हैं और 6 हफ्तों की डेडलाइन है, लेकिन वो एक हिस्सा बना के बैठ गए हैं, जबकि इसका कोई ना कोई कानूनी ना कोई इखलाकी कोई जवाज़ नहीं बनता। लेकिन इस तरीके से जो नैब एक कागज़ी कार्रवाइयाँ कर रहा है, उस हवाले से नाजरीन से हम शेयर करते चलें। ये 2 लेटर हैं नाजरीन, अगर हम प्रोड्यूसर स्क्रीन पे दिखा सकें। एक है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नैब ने लिखा है, और दूसरा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को नैब लाहौर ने। ये 2 लेटर लिखे हैं जो कि नाजरीन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके अंदर सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से जो 15 अगस्त को लेटर लिखा गया है, और उन सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हुकाम से कहा गया है कि वो अपना जो बंदा है उसको नैब लाहौर ऑफिस में भिजवाएं रिकॉर्ड समेत, और उनसे इसहाक डार साहब, उनकी जो वाइफ हैं अहलिया जो तबस्सम इसहाक साहब हैं, अली मुस्तफ़ा डार साहब हैं, आसमा डार साहब हैं जो नवाज शरीफ साहब की साहबजादी हैं, जो उनकी बहू हैं मुजतबा हुसैन डार हैं, और सईद, ये ख़ास तौर पर जो सईद अहमद जो नेशनल बैंक के प्रेसिडेंट हैं, जो एक नेक्सिस है जो हुदैबिया में भी आता है और मनी लॉन्ड्रिंग में जगह जगह उनका नाम आता है, उनके हवाले से भी उनको कहा गया है कि आप ठोकर न्याज बेग नैब के ऑफिस में 25 अगस्त को अपने जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको भेजें रिकॉर्ड के समेत, और साथ ही कहा गया है कि जो इनके अकाउंट्स फार्म हैं, जो कार्ड साथ जिस पे साइन होते हैं वो भी साथ लेके आएँ, और तमाम इनके क्रेडिट कार्ड, इनके बैंक अकाउंट्स की, इनके वोचर जो है, उनकी जो भी इन्होंने क्रेडिट लिमिट्स ली हैं मुख्तलिफ, वो सारी तफसीलात मांगी गई हैं। ये तो स्टेट बैंक से मांगी गई हैं और 25 अगस्त को उनको बुला लिया गया है। दूसरा सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से जो मांगा गया है वो इसहाक डार साहब और उनकी वो जो फैमिली के मेम्बरान हैं, और उसके अलावा CNG पाकिस्तान लिमिटेड एक कंपनी है, उसके बारे में जो इनकी डिटेल मांगी गई है। एक स्पेंसर डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड है, उस कंपनी की डिटेल मांगी गई है। हजवेरी होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड है, उसकी तफसील मांगी गई है। गल्फ इंश्योरेंस कंपनी जो प्राइवेट लिमिटेड है उसकी मांगी गई है तफसीलात। HDS सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड उसकी मांगी गई है। स्पेंसर फार्मेसी है प्राइवेट लिमिटेड, उसकी मांगी गई है तफसीलात। और अजेरवी मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी जो है, ये वो कंपनीज़ हैं जो वो क्रेडिट लिमिट्स जो नवाज शरीफ साहब के इब्तदाई अदवार में ये बतौर मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, और उसके मेन करैक्टर जिस तरह सईद अहमद इसहाक डार साहब, ये वहाँ से एक नेक्सस बना शरीफ फैमिली के साथ। और साथ ही इनको भी 23 अगस्त को कहा है कि वो आ जाएँ, और एक्साइज डिपार्टमेंट के पास भी डायरेक्टर आसफ को एक लेटर नैब ऑफिस से लाहौर से मौसूल हुआ है, जिसमें उनको कहा गया है कि आप 21 अगस्त को नैब के ऑफिस तशरीफ़ ले आएँ, और इसहाक डार साहब जो है उनकी जो कंपनीज़ हैं, जी उनकी कंपनीज़ की डिटेल भी, और जो गाड़ियों की डिटेल है। शिबली फराज साहब हमारे साथ हैं, उनसे हम मज़ीद तफसील जानते हैं कि ये जो एक स्ट्रेटजी नई बनाई जा रही है कि वो डिफाइन, वो कह रहे जी हमने नैब के सामने पेश नहीं करना। जी शिबली साहब।
जी, असल में बात ये है जी कि बुनियादी तौर पे जो बुनियादी एक ओवरऑल जो स्ट्रेटजी नज़र आ रही है नवाज़ शरीफ और उसकी फ़ैमिली की, वो ये है कि इस मसले को जितना तूल दिया जा सके उतना बेहतर है उनके लिए, क्योंकि वो ये समझते हैं कि जूं वक्त गुज़रता जाएगा अक्टूबर में नैब के चेयरमैन रिटायर हो जाएंगे और उसके बाद काफ़ी टाइम लगेगा, बिकॉज़ उसमें लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस मिलके नए नैब के चेयरमैन का तकर्रुर करते हैं। तो वो इसको खींच के ले जाना चाहते हैं, और अगर ये इस तरह किसी पे नाम पे इत्तेफाक ना हो और अगर नैब का चेयरमैन बन नहीं सके, तो जो भी नैब की जितनी भी कार्रवाइयाँ होती हैं उसमें नैब के चेयरमैन का दस्तखत होना वो बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए लगता ये है कि जिस तरह के हमने ये देखा कि आज उनकी पेशी थी और वो वहाँ पे ना उनके बेटे गए और ना वो ख़ुद वहाँ पे गए, और उन्होंने अभी चूँकि इसमें एक फॉर्मेलिटी होती है जिसमें कि उन्हें 2-3 समन जारी किए जाएंगे, लेकिन बुनियादी जो उनकी जो स्ट्रेटजी लगती है वो ये है कि वो नैब की जितनी भी कार्रवाई है उसको जितना लंबा खींच सकते हैं वो खींचें। और इसमें कुछ कानूनी मुश्किलात आड़े आती हैं, क्योंकि जब उनको पहले समन पे वो नहीं आए तो टेक्निकली तो ये है कि उनको एक कोई ऐसा स्टेप लिए जाए जिसमें कि उनको, क्योंकि ये कोई मुलजिम की मर्ज़ी नहीं होती है कि वो किसी अदालत या किसी भी तहकीकाती इदारे के सामने पेश हो या ना हो, ये उसकी चॉइस नहीं होती है, ये उसका एक ऑब्लिगेशन होती है, कानूनी ऑब्लिगेशन होती है कि वो जो है तो उधर पेश हों। दूसरी बात जो है वो ये है कि 8 सितंबर तक जितने भी रेफरेंसेस सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने फ़ैसले में सुनाए थे, 8 सितंबर तक ये सारे रेफरेंसेस दाखिल हो जाने चाहिए। अब इसमें हमने ये देखना होगा कि जो वक्त गुज़रता जाता है वो आया वो इसकी तरफ मज़ाहमती तौर पे सामने आते हैं या वो कानून के आगे सर झुकाते हैं, और अगर वो उनका दामन साफ़ है तो वो सारी उस पे जो पेशियाँ हैं उस पे वो पेश होंगे। दूसरी बात ये है कि ये मुझे समझ नहीं आ रही कि ये सारा वावेला जो उन्होंने मचाया हुआ है 62-63 का और अपनी नाअहली का, तो वो शायद इस बात को भूल रहे हैं कि वो पहले MNA नहीं है जो कि डिस्क्वालीफाई हुए हैं असासे छुपाने पे या मुख्तलिफ दोहरी शहरियत या और इस किस्म के जो चार्जेस हैं जिसके जो कि 62-63 के अंडर आते हैं। इसमें तो मतलब है कि इतने लोग इसमें डिस्क्वालीफाई हुए हैं, जिसमें कि आप देख लें उसमें ये सुमेरा मलिक थी और इस किस्म के और भी बड़े नाम हैं, पीपल्स पार्टी के मेंबरान थे, MQM के थे, PTI के थे। तो ये सदीक बलोच साहब हो गए जंग से, और इस तरह राश्ता याकूब रावलपिंडी से, शौकत भट्टी, जस्टिस रिटायर्ड इफ्तिखार चीमा, और एक लंबी लिस्ट है कौमी असम्बली से मोहम्मद जमील मलिक, जायद इकबाल, फ़रत और पत्नी जमशेद दस्ती, कितने कितने लोग हैं जो कि डिस्क्वालीफाई हुए हैं, लेकिन किसी ने भी एहतजाज नहीं किया। और ना उस वक्त ये ख़ुद जो कि उसमें वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे पे बैठे हुए थे, इन्होंने भी कोई एहतजाज नहीं किया, और वो उन लोगों ने कानून के आगे सर झुकाया। वो दोबारा इलेक्शन के लिए गए, दोबारा इलेक्ट हुए या नहीं हुए, या पस मंज़र में चले गए। तो ये समझ नहीं आती है कि ये कानून उन MNAs के लिए मुख्तलिफ है, इनके लिए मुख्तलिफ है, तो ये क्यों ये तासुर दिया जा रहा है कि वो इस कानून से वो बालातर हैं। तो ये एक बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल है, जिसमें कि अब स्पेशली ये खरल साहब, अब ये वॉल्यूम 10 जो है, ये जो है तो जब दे दिया गया है तो इसमें तो बहुत सी चीज़ें नज़र आ गई हैं, और बहुत से कोई 21 मुल्कों में इनके कारोबार, इनके अकाउंट्स, इनकी ट्रांजैक्शंस, यानी एक इंतहाई वसी पैमाने पे जो इनका इंटरनेशनल कारोबार था उसकी जो रिपोर्ट्स हैं, जो कि मुख्तलिफ ममालिक के इदारों ने, तहकीकाती इदारों ने, जो कि गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट होता है, आपस में म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है, वो सबूत फराहम कर दिए हैं। तो इनका तो बचना तो नामुमकिनात में से है, लेकिन बेहतर ये नहीं होगा कि ये बजाय इसके कि ये इस किस्म की एक मज़ाहमती पोस्टर बना के और इस तरह की बातें करें, जिससे कि बाकी जो कानून की रिस्पेक्ट करने वाले लोग हैं, या बाकी अब किसी भी MNA को या किसी भी शख्स को अगर नाहिल करार दिया जाएगा तो वो फिर इसी तरह का रवैया अख्तियार करेगा। अच्छा, हालांकि जो भी अभी तक नाहिल हुए हैं बेचारे, उनकी तो जो भी लफ्ज़िशें थी उसकी वजह से वो हुई। शिबली साहब, आपने जिस तरह फरमाया कि
जो एक तो नाहली के हवाले से लंबी आपने एक फहरिस्त गिनवाई, और दूसरा आपने जो चेयरमैन नैब के हवाले से बताया कि नए चेयरमैन की अक्टूबर में तकर्री होनी है, तो लिहाजा आपने खुद ये भी बताया कि 8 सितंबर की डेडलाइन है। तो मैं नहीं समझता हुकूमत की जो ख्वाहिश पूरी हो सके कि चेयरमैन की रिटायरमेंट जो है उसके बाद ये मामला तवालत खींचे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा इसमें वाज़ेह आर्डर किए हैं। दूसरी जानब इसका जो डिलेइंग टैक्टिक्स का आपके सामने हमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ नैब की जानब से एक तो आई वाशा नोटिस जारी करने का खेल है। थोड़ा सा नाजरीन के लिए हम बताएंगे कि नोटिस जारी क्यों हुए और नोटिस किस तरह ये प्रोसेस हुआ। 11 अगस्त को नैब रावलपिंडी ने एक नोटिस पे साइन किया जो कि हसन नवाज़, हुसैन नवाज़ और नवाज शरीफ के नाम नोटिस था। 11 अगस्त के साइन है और लाहौर ऑफिस में पहुंचने तक 15 अगस्त को वो पहुंचता है। 15 अगस्त के बाद नैब हेडक्वार्टर के प्रोसिक्यूशन विंग से नैब लाहौर ऑफिस को एक कॉल आती है कि ये नोटिस हमने भेज तो ज़रूर दिए हैं, लेकिन आपने आगे उनको डिलीवर नहीं करने। उसके बाद मीडिया में जब ये बात रिपोर्ट होना शुरू हो गई तो 16 अगस्त को रात 11:30 बजे मीडिया के प्रेशर पे नैब लाहौर ऑफिस लेके जाती उमरान नोटिस की कॉपी गया। वहाँ पे सिक्योरिटी स्टाफ ने कहा कि अभी मियाँ साहब जो है वो सो रहे हैं, तो अभी हम ये रिसीव नहीं कर सकते। अगले दिन 17 अगस्त को 10 बजे फिर सुबह गया नैब का जो अमला है वहाँ पे, और पुलिस नैब के अंदर थाना की पुलिस भी होती है, नैब का अपना एक थाना भी होता है पुलिस का, तो वो INV के लोग भी थे, वो गए हैं वहाँ पे। सिक्योरिटी स्टाफ और पुलिस वाले जो हैं, जिसकी अब दुर्गत बनी हुई है, जाती उमरा का गैज़ो गज़ब का वो शिकार है, उसने वो रिसीव कर लिए, और जो ही रिसीव करके अंदर मियाँ साहब को उन्होंने कन्वे किया तो उनकी डांट डपट शुरू हो गई, और फौरी तौर पर नैब की टीम को उन्होंने थ्रेट किया कि आप वापस आएँ और नोटिस हमें वापस दें। उन्होंने कहा आपने रिसीव कर लिए हैं तो अब हम वापस नहीं, हम तो नैब के ऑफिस पहुंच चुके हैं। एक तो ये कहानी है जो नैब जिस तरीके से खेल खेल रहा है। दूसरी कहानी एक और है कि मुलजमान को किस तरह भगाने में मदद नैब करने के लिए उनके नाम ECL में नहीं डाल रहा। ये पहली दफ़ा हम नाजरीन से शेयर कर रहे हैं ताकि उनको पता हो कि क्या कार्रवाई हो रही। 7 अगस्त को इस्तांबुल के लिए हुसैन नवाज साहब इस्लामाबाद एयरपोर्ट से रवाना हो रहे हैं, वहाँ पे कोई उनको रोकने वाला नहीं है। 10 जुलाई को इस्लामाबाद से ही अबू धाबी के लिए जो फ़्लाइट लेते हैं हसन नवाज, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। और 1 अगस्त को तारक शफी साहब जो है वो अपनी फैमिली के हमरा दोहा के लिए इस्लामाबाद एयरपोर्ट से वो भी रवाना हो रहे हैं। इसहाक डार साहब भी बीच में गए हैं, वापस आ गए हैं। फिर ये इसहाक डार साहब के घर जब लाहौर डिलीवर करने नैब की टीम जाती है तो उन्होंने कहा उन्होंने कहा साहब कायरा साहब मेरा ख्याल है आ गए हैं। जी कायरा साहब, आप कायरा साहब जी सुन पा रहे हैं अभी? अच्छा, अब शिबली साहब ये है कि यहाँ पे मूसा गनी ये करैक्टर है इसहाक डार साहब के, इसहाक डार साहब के रिश्तेदार है, उनका एड्रेस भी इसहाक डार वाला ही है। तो उन्होंने कहा इसहाक डार साहब के मिनिस्टर इनक्लेव में रिसीव करवाएं आप। तारक शफी से घर गए तो उसने कहा जी वो तो फैमिली के वो साथ 1 अगस्त के यहाँ पे नहीं है, तो उनको भी डिलीवर नहीं किए जा सकते। अब हसन हुसैन जो है वो भी बाहर हैं, तारक शफी साहब बाहर हैं, उनको नैब नोटिस किस तरह वसूल कराएगा? वही डिलेइंग टैक्टिक्स वाले कि लंदन जाएंगे, दोहा जाएंगे, कतर जाएंगे, अबू धाबी जाएंगे। तो ये एक डिलेइंग टैक्टिक्स हैं जिसकी वजह से मुलजमान को फैसिलिटेट करने के लिए डेलिबरेटली ये सारा मामला किया जा रहा है। तो आप इस पे बताएं। कर्नल साहब, बात ये है कि ये सब कुछ, ये जो भी तफसीलात आप बता रहे हैं, ये ज़ाहिर है इस सब से यही ज़ाहिर होता है कि ये एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं जहाँ पे के इदारे बिल्कुल महकूम नज़र आएँ, बजाय इसके कि जो कानून के जो इदारे हैं वो अपनी रिट को इम्प्लीमेंट कर सकें। उसकी जगह पे ये इस तरह आज भी ये इस तरह बिहेव कर रहे हैं जिस तरह के ये वज़ीर आज़म हैं, और वो इस तरह के इस तरीके से जो नैब के या अथॉरिटीज़ को के एहलकारों को हैरेस करना या उनको इस तरह का तशद्दुद करना, मेरा ख्याल है कि ये तो एक बहुत ही बुरी मिसाल कायम कर रहे हैं। और वो शख्स जिसको इस मुल्क ने 3 दफ़ा वज़ीर आज़म का एजाज़ दिया, लेकिन अब जब उस पर ज़ाती तौर पर यह बात आई है तो वो अब इदारों को खुल्लम खुला चैलेंज कर रहे हैं, और इदारों की जो है तो वो बात नहीं। ये टेस्ट है, एक बहुत ही अहम मौका है जिसमें कि अब कानून ने ये साबित करना है कि कानून बड़ा है या लोग बड़े हैं। अब इसका हमें पता चलेगा, और ये एक बहुत ही अहम सिचुएशन है जिसमें कि यानी आप सोचें कि एक शख्स जिसको कि नाहिल किया हो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, और उसका जो मज़ाहमती रवैया है, जो पोस्चर है,
वो तो इस बात को बहुत ही हमें अफसोस होता है और बहुत ही दुख होता है कि इस मुल्क में कुछ लोग ये समझते हैं कि वो कानून से बालातर हैं और कानून आम लोगों के लिए कुछ होता है और इनके लिए कुछ होगा। अब अगर ये इस तरह से एक कानून के मुहासरे में आ गए हैं तो अब इनको इसमें ही बड़ाई होगी कि ये अपना सर खम करें और कोऑपरेट करें उनके साथ, इदारों के साथ, क्योंकि ये इस तरह तो फिर ये एक जंगल का कानून बन जाएगा कि जिसमें जब कल कोई जिसके पास भी जाएगा तो इदारों की कोई अहमियत ही नहीं होगी। तो एक तरफ तो इदारों की बात करते हैं और दूसरी तरफ जो है तो वो इदारों को जो है तो इस तमस्खर का आपकी बात इंडोर्स करना चाहूंगा। यही बात सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट में इनको गॉड फादर इसीलिए कहा था और आज वो साबित हो रहा है अमलन के गॉड फादर की तरह, एक माफिया की तरह किस तरह ये स्टेट के अफेयर्स को चला रहे हैं। ये नवाज शरीफ की जाती उमरा की रहायशगाह किस हैसियत में या किस कैपेसिटी में 2500 एहलकार हैं सिक्योरिटी के और मुख्तलिफ महकमों के, आज भी वहाँ पे डिप्लाई कर रहे हैं। जी अभी हमें कारा साहब ने भी ज्वाइन किया है। जी कारा साहब, बिलावल साहब की भी आज 3:45 बजे एक खसूसी त्यारे के जरिए इस्लामाबाद वापसी हो गई है। ऐसा बोले जी और जो आप क्या देख रहे हैं, पीपल्स पार्टी की क्या स्ट्रेटजी है, वापसी उनकी हो रही है दोबारा, ये जिस तरह एक कैंपेन शुरू की है, आप जरदारी साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं। जी कारा साहब। देखिए जरदारी साहब पिछले 3-4 दिन से यहाँ आए हुए हैं। जरदारी साहब ने हमने अपनी मीटिंग्स की हैं। उन मीटिंग्स के अंदर लाहौर का इलेक्शन और बाकी जो हमारे पार्टी इश्यूज थे उनको देखा है, ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज को देखा है। बिलावल साहब आज इस्लामाबाद चले गए हैं और वो वहाँ से कल मानसरा में अपना जलसा करने जा रहे हैं। उसके बाद वो वहाँ पे परसों भी वहीं होंगे। नेक्स्ट हमारा 26 को इंशाल्लाह ताला अटक में जलसा है, फतेह जंग में, और उसके बाद साहिवाल में। तो ये वही राब्ता की जो मुहिम है उसकी तैयारियों का भी उन्होंने जायजा लिया है सारा। तो पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह गेयर्ड अप है। जहां तक मियां साहबान का ताल्लुक है, मियां साहबान का आप जो दोनों दोस्त जिक्र कर रहे थे, वो पूरी कोशिश में है कि किसी तरीके से ये मामला संभल पाए, चीजें उनकी कंट्रोल में हो जाए, और अब वो डिले का फैक्टर इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। जितना डिले उनके लिए मुमकिन हो सका वो कोशिश करेंगे कि इस सारे प्रोसेस को, यानी अब उनकी इन्वेस्टिगेशन अगर करनी है, सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन दी हुई है और उन्होंने आज जवाब जो लिया कि जी हमें नोटिस नहीं हुआ। ये बड़ी हैरानगी की बात है कि नोटिस कैसे नहीं हुआ। नोटिस तो एक अलामती बात होती है, इल्म तो उनके में ये बात थी, क्योंकि उनके सारे स्पोक्स पर्सन कह रहे थे कि वो पेश हो रहे हैं। वो बाकायदा कह रहे थे कि जी मियां साहब आज फलान टाइम पे पेश होंगे, उनके बच्चे फलान टाइम पे पेश होंगे। सो उन्होंने इसको एक जवाब के तौर पे कानूनन ये उनका इख्तियार था। आपकी आवाज में कुछ प्रॉब्लम है और हमें एक ब्रेक का कहा जा रहा है, तो हम एक ब्रेक पे चलते हैं और कुछ ही देर बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आप जान सकेंगे तलाशी से खाइफ, नून लीगियों का शिराजा बिखरने लगा। अब पता चला। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम अब पता चला में नाजरीन हम बात कर रहे थे जो पेशी होनी थी नवाज़ शरीफ साहब की आज, और वो नहीं गए और उन्होंने जिस तरह से जाने से इनकार किया या वसूल करने से इनकार किया समन। तो कल उन्होंने एक BBC के कोई एक इंटरव्यू भी दिया था जिसमें उन्होंने बुनियादी तौर पे ये तासुर देने की कोशिश की है कि वोट के तकद्दुस को पामाल किया गया है, यानी कि वो इसको ये मतलब उनका ये था कि जो अवाम के वोटों से जो लोग मुंतखब होकर आते हैं उन्हें ये हक़ बनता है कि वो अवाम की खिदमत करें ना करें, लेकिन वो अपनी खिदमत करें और अपने और अपने ख़ानदान और अपने दोस्तों को वो उनकी जो है तो वो परवरिश कर सकें करप्शन के थ्रू। तो जब अदालत ने इसके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया है तो वो समझते हैं कि वो वोट का तकद्दुस पामाल हुआ है। अब अवाम मेरा ख़्याल है कि घास नहीं खाते, सबको मालूम है कि अवाम किस लिए वोट देते हैं और उनकी क्या तवक्कुआत होती हैं कि किस तरह उनके जो लीडर हैं वो उनके मसाइल को हल करें, मुल्क को आगे ले जाएं, मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। साथ ही में उन्होंने ये भी ज़िक्र किया कि उनकी जो है जो पुराने आर्मी के जो जनरल्स थे उनके साथ कुछ के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात भी थे। मतलब है कि उनको जब ये कहा गया कि
वो तासुर यही है आम मुल्क में भी कि उनकी किसी भी उससे बनी नहीं है, और हमेशा उन्होंने अपने 3 अदवार में एक ऐसे क्राइसिस खड़े कर दिए जो कि बुनियादी तौर पे उनकी बरतरफी का सबब बने। और साथ ही में उन्होंने ज़िक्र किया कि जो धरना हुआ था वो भी बुनियादी तौर पे तरक्की को रोकने के लिए, और इमरान खान को और पीटीआई को इस चीज़ का गिला था कि नवाज़ शरीफ को इतने वोट क्यों मिल गए। तो बात यह है कि वो गिला हमने तो इस नहीं किया था, हमने तो ये कहा था कि हमारे जो इलेक्शंस हुए थे वो उसमें जो है तो वो रिगिंग हुई है, यानी कि उसमें जितनी भी इलेक्शन में जो जितनी भी सीट्स थी उसमें अक्सर में जो है, और ये सिर्फ हमारा व्यू पॉइंट नहीं था बल्कि 22 पार्टियों ने ये कहा था कि धांधली हुई है, लेकिन उस वक्त वो बजट थे और उस वक्त की जो सिचुएशन थी। जी मैं कायरा साहब मैं एक बात कर लूँ फिर ये आपकी, चूंकि आपके लीडर का भी जिक्र है तो फिर मैं चाहूँगा कि आप तफसील से आप जो है तो उसका फिर आप जवाब दे दें। उन्होंने साथ में जो है ये भी कहा कि ना आसिफ अली जरदारी साहब से मैंने कुछ मांगा है ना वो मुझे कुछ दे सकते हैं, और साथ ही में उन्होंने ये भी दूसरी तरफ जरदारी साहब ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि वो कुछ सियासी हलकों को खुश करने के लिए, कुछ सियासी नहीं माजरा चाहता हूँ, कुछ इदारों को खुश करने के लिए उन्होंने मुझसे फासला रखा। तो अब ये बातें चल रही हैं, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, फिर उसकी नवाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और साथ में कायरा साहब मार्केट में ये बातें भी चल रही हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब ने, जो कि बड़े खुश भी नज़र आ रहे हैं, उन्होंने अपेरेंटली ऑफ़र किया है कि अगर उन्हें सदर बना दिया जाए तो सारे मामला ठीक हो जाएंगे। तो ये कितनी हकीकत है इन बातों में? ये बात अब किस तरह तसल्ली कराई जाए हमें नहीं समझ आती कि आपको ये बात, मेरा नहीं ख्याल कि ये बात अब करनी भी चाहिए, क्योंकि जो खबरें हैं वो खबर नहीं है, वो अफवाहें हैं, और उसका इलाज मीडिया के अंदर बड़ी वाज़ेह तौर पे ये बातें कर दी गई। फिर दोनों हमारे लीडर्स ने बैठ के प्रेस टॉक की, प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मामले को वाज़ेह किया, और कल रात मीडिया के जो सीनियर एंकर्स और एडिटर्स थे उनके साथ मुलाकात में भी ये बात वाज़ेह तौर पे कर दी गई। सो जब तक इसके अगेंस्ट कोई सबूत ना हो, कोई बात ना हो, कोई इशारा ना हो, मेरा ख्याल है ये मुनासिब बात नहीं है कि इस तरह हम अपने ख्वाहिशों को या अपने खदशात को खबर बनाएं। दूसरी गुजारिश है कि मियां साहब मतलब उस पर आपको नाराज तो नहीं होना चाहिए। अफवाह को खबर बनाना मुनासिब नहीं होता। कायरा साहब मार्केट में कुछ और इतलात भी हैं, अब उसको मैंने आप तो कहा है कि अफवाह चल रही है या खबर भी कह सकते हैं। जो मैं आपको एक और बात, चूंकि आपके हम इस्तिफादा करें मौजूदगी है, तो आसिफ जरदारी साहब और नवाज शरीफ के हवाले से एक चैनल और भी चल रहा है, जो ख्वाजा आसिफ साहब जो है PMLN की जानब से, और फारूक नाइक साहब जो है वो पीपल पार्टी की जानब से, और ये एक भी चैनल चल रहा है, और उसमें जो 62-63 का मामला है, जो कि ख़ुद भी ये तो जरदारी साहब ने कहा है, क्योंकि वो एक आमर ने वो इंट्रोड्यूस कराई थी, जिस तरह की तोजी ली जाती है कि उसकी अगर बात असम्बली में आएगी तो उसके बारे में हम देखेंगे। अभी उन्होंने ये तो नहीं वाजा किया, लेकिन हमारे जो इतलात ये हैं कि उसमें 62-63 की अगर मशरूत जो पीपल्स पार्टी की जानब से ये रखी गई शर्त कि हमारे पंजाब में जो MNA MPA और सेनेटर हैं उनको अगर आप फंड देंगे तो फिर हम इस पर सोच सकते हैं। इस हवाले से भी ये इतलात हैं, बाद को कल में पता चल जाएगा 62-63 की पीपल्स पार्टी हमायत करती है या नहीं करती। आप देखिए, मैंने पहले भी कहा कि जो बंदे के खदशात या निरी अफवाहें होती हैं या किसी सेक्शन से फैलाई गई अफवाहें होती हैं, उनको खबर नहीं बनाना चाहिए, उस तरह नेशनल हल्का पे उसको डिबेट नहीं करना चाहिए। आपका हक है, आप कीजिए, लेकिन मेरी राय में नहीं करना चाहिए। रही बात ख्वाजा आसिफ साहब की, इस बात की वजाहत कल कर दी, कल सदर साहब पे ये सवाल हुआ और इसकी वजाहत हो गई, रात को भी इसकी वजाहत हो गई, ये खबरों में भी है, मीडिया में भी है, टेलीविजनों पे भी आया है। इवन देन अगर आपका सवाल है तो आप मर्जी वाले हैं, क्योंकि और इसका कोई इलाज नहीं। दोनों की रिश्तेदारी है, दोनों कजन्स हैं, और ये आज के कोई नया रिश्ता नहीं बना उनका, बड़े पुराना उनका वो जब उनकी दोनों की वालदा बहनें हैं, खालाजाद हैं वो। और लेकिन दूसरी बात यह है कि एक और बात तो क्यास के तौर पे पहले देखिए, शिबली साहब के सवाल थे, मैं जरा उसकी तरफ भी जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपके सवाल का पहले जवाब देता चलता हूँ। जरा क्यास देखिए क्या है कि जी 62-63 को अगर अमेंड कर दिया जाए, उसमें 1F को जो खास तौर पे सादिक और अमीन से रिलेटेड है,
इसको पहले भी पीपल्स पार्टी अमेंड कर चुकी है। हमारे दौर में ये अमेंडमेंट में ये अमेंड हुई थी क्लास, पहले ये विदाउट एनी कंडीशन थी, फिर हमने इसको किसी अदालती फैसले के साथ लिंक कर दिया था। अगर फर्ज करें कि ये आप कह रहे हैं असद साहब, आपकी बात दुरुस्त है, हम उसे कर लेते हैं। पहली बात तो हमें कौन से हमारे इतने बड़े एमएनएस एमपीएस हैं जिनको फंड चाहिए, साउथ के अंदर 3-3 4-4 सीटें हैं, बाकी कौन सा फंड मिलेगा जिसकी बुनियाद पे पीपल्स पार्टी ये फैसला करेगी? तो ये इसको जरा लॉजिकली देखिए सवाल को। दूसरा कि अगर 62-63 अमेंड हो जाती है, फर्ज करें अगले महीने में हो गई, तो क्या मियां नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन पे कोई इफेक्ट हो सकता है? क्या रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से उसका निफाज हो सकता है? क्या मीडिया ये करने देगा? क्या बाकी जमातें ये करने देंगी? क्या मुल्क की अदालतें ये करने देंगी जो इस वक्त सारे इस प्रोसेस में है? तो इन सारे सिनेरियोस को जरा सामने रख के सवाल क्राफ्ट करें तो आपके सवाल में जान नहीं बनती। क्योंकि अगर ये पॉसिबल हो, पहले बात तो पॉसिबिलिटी, उसका फायदा मियां नवाज शरीफ को क्या है, उसका फायदा उनकी जमात को क्या है, उसका फायदा इन मुकदमात में जो ऑलरेडी चल रहे हैं क्या है? आईनी तरमीम होने के बाद रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से उसका निफाज नहीं हो सकता, और न उसके हालात है, न कौम मानेगी, न असेंबलियां मानेगी। और हम भी बार बार कह चुके हैं, कैटेगोरिकली कह चुके हैं, कैसा नहीं मुमकिन। शिबली साहब जो आप बात कर रहे थे पहले कि मियां साहब जो आजकल उन्होंने बीबीसी को इंटरव्यू दिया, उसमें फिर उन्होंने बाकी बातें एक तरफ रख दीजिए, अदालत की फिर तौहीन की है। मैं चाहूंगा कि ये आप ये बात तफसील से करें, क्योंकि ये ब्रेक साहब माजरत में ब्रेक का कहा जा रहा है, तो जो ही हम आए तो हम आपसे ही शुरू करेंगे कि आप इस ये अहम नुक्ते को आप तफसील से हमें बताएं। प्रोग्राम में आगे देखिए, मईशत की कश्ती कहां खड़ी है, दाइश के बढ़ते कदम। अब पता चला। एक बात तो यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने कल फिर बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए इंतहाई अदलिया की तौहीन की। उन्होंने फिर कहा कि जी मेरे खिलाफ साजिश हुई है, मुझे बिलावजह निकाल दिया गया है, फैसला पहले कर दिया गया था, अवामी मैंडेट की तौहीन हुई है। और फैसला क्यों हुआ है आपके खिलाफ? कि आपने कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स किया है, आपने डॉक्यूमेंट छुपाए हैं, आपने असासे छुपाए हैं, आपने मिस डिक्लेरेशन की है, आपकी फैमिली और आपके नामों के बहुत सारे अकाउंट्स पकड़े गए हैं, और उन सबूतों की बुनियाद पे, मिस डिक्लेरेशन की बुनियाद पे, रॉन्ग डिक्लेरेशन की बुनियाद पे आपको डिस्क्वालीफाई किया गया है। एक फैसला हुआ है अदालत का, उसको आप कह रहे हैं कि अवामी मैंडेट की तौहीन है। यानी वो तौहीन अदलिया ने, सुप्रीम कोर्ट के उन 5 जजेस ने आपके मैंडेट की तौहीन की है। और क्या गालियां देंगे अदलिया को? और ये बात वो तसलसल के साथ पब्लिक में भी कह रहे हैं, अपने जलसों में भी कह रहे हैं। अब अदलिया इस पर नोटिस क्यों नहीं ले रही, ये हमारे इल्म में नहीं है। लेकिन हम ये तो मतलब नहीं है कि वो अदलिया हर मामले का नोटिस ले, लेकिन जब मामले हद से बढ़ जाएं तो फिर बहरहाल अदलिया को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वरना ये कोई तरीका नहीं है कि आप जो जी में आए कहते चले जाएं। आपने ये तक कहा कि जनाब फैसले किसी और ने लिखे, इन्होंने साइन किए। ये भी कहा कि जनाब पहले फैसला कर लिया गया, बाद में सबूत इकट्ठे किए गए। अदलिया को मतलब इससे ज्यादा क्या गाली गलौच हो सकती है? मियां साहब ऐसे पहले भी अदलिया के गले पड़ने के आदी है। वो तो उनके खिलाफ अदलिया ने उनको बुलाया था, उन्होंने क्या सुप्रीम कोर्ट में चढ़ दौड़े थे, हमला करा दिया था, उन्होंने उस चीफ जस्टिस को फारग करा दिया था। ये उनका रवायत पहले भी है। लेकिन मैं समझता हूँ ये बहुत महीना में इस बात है। और रही बात जो जरदारी साहब ने गैर जमहूरी कुव्वतों का कहा, मुझे नहीं पता आप किस पॉइंट को रेफर कर रहे हैं। अगर आपका आर्गूमेंट आपके ज़हन में हो तो फिर मैं ज्यादा बेहतर उस पर राय दे सकूंगा। लेकिन हमने ये बात कही कि पहली बात, मियां साहब के साथ हमारा कॉपरेशन उस तरह कभी नहीं होता। हमने पहले भी 2014 में भी शिबली साहब, उस वक्त तक आपको भी याद होगा, असेंबली में, सेनेट में, सूबाई असेंबलियों में, मीडिया में, हर जगह पे इमरान खान साहब के इस मुतालबे को कि इलेक्शन की प्रोब होनी चाहिए, हम उसको सपोर्ट कर, और हम कहते रहे। उस वक्त मैंने कहा था खान साहब को कि आपको ये मुतालबा जो आपका प्रोब वाला है दुरुस्त है, और तारुल कादरी साहब को कि उनके बंदे कत्ल हुए थे, शहीद हुए थे, 90 लोग जख्मी हुए थे। हमारा मुतालबा था कि तारुल कादरी साहब का जो मामला ये प्रोब करके को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जिस दिन हमारी दानिश में आप हो सकता है उससे मुख्तलिफ सोचेंगे, हमारी दानिश में जब हमें महसूस हुआ कि पार्लियामान जो है खदशे में आ गई है और अब सिस्टम डिरेल होगा, हम पार्लियामान के साथ खड़े हुए, नवाज शरीफ साहब के साथ
जी कायरा साहब, ये एक बहुत अहम इशू है। देखें, ये जितनी भी पॉलिटिकल क्राइसिस चल रही हैं जो कि बनाई गई हैं सिर्फ़ और सिर्फ नवाज शरीफ साहब ने अपनी नाअहलियत की वजह से, उन्होंने पूरे मुल्क को दांव पे लगा दिया है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को बिल्कुल उन्होंने डिस्टर्ब कर दिया है। और ये चीज़ बताइए कि ये सारी सूरत हाल में जो मुल्क की इकॉनमी को जो इफ़ेक्ट हो रहा है, यानी कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि इस वक्त सूरत हाल इकॉनमी की, जो थोड़े बहुत जानते हैं इकॉनमी को, कि हमारी इकॉनमी बहुत बुरी हालत है और वो बिल्कुल नहीं है जो कि हमें इसहाक डार साहब ने अपने जितने भी उन्होंने हमें भाषण दिए सेनेट में, असेंबली में, प्रेस में, तो ये जो है जो इकॉनमी की सिचुएशन है, ये तो इस क्राइसिस में तो और दिन ब दिन स्टॉक मार्केट भी आप देख रहे हैं जिसकी कि बहुत बातें होती थी, कर्ज़ों का एक पहाड़ खड़ा हो गया है। हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, एक्सपोर्ट्स हमारी नीचे जा रही हैं, हमारी इंपोर्ट्स बढ़ रही हैं, हमारे पास वो जो फिस्कल डेफिसिट है वो भी बढ़ता जा रहा है। करंट अकाउंट जो है वो 12 अरब डॉलर हो गया है, जो टारगेट था वो, यानी ये 12 अरब डॉलर तकरीबन 4.3% बनता है जीडीपी का, जबकि हमारे जो बजट में हदफ था वो 1% का था। तो ये सारी सूरत हाल इकॉनमी की, पर एक्सपोर्ट्स गिरती हुई, रेमिटेंसेस गिरती हुई, अपना ये सारा जो सिलसिला हो रहा है, ये इसका मुल्क को बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ रही है एक शख्स को, जो कि समझता है कि उसी की हक बनता है, ये उसका बर्थ राइट है कि वो इस मुल्क की हुक्मरानी करे, वो और उसका ख़ानदान। तो आप क्या समझते हैं कि जी ये मतलब है कि सियासी मसाइल अपनी जगह पर, लेकिन इकॉनमी ऐसी चीज़ है जिससे कि हर बंदे पे असर पड़ता है। इसहाक डार साहब जिनके अपने क्रेडेंशियल्स क्लियर नहीं हैं, जिनके खिलाफ नैब के रेफरेंस बन रहे हैं और जिन पे फाइनेंशियल करप्शन के इल्जामात हैं, एसेट्स बियॉन्ड मींस के इल्जामात हैं, डार साहब फिर वजीर खजाना बन गए हैं और उन्होंने पहले भी वजारत खजाना के हेड के तौर पे जो पाकिस्तान की इकोनॉमी की परफॉर्मेंस है वो सारी। अच्छा कारा साहब मैं एक शिबली साहब, मेरा सवाल है एक, उसके बाद ब्रेक आ जाएगी। शिबली साहब आपसे मेरा एक सवाल है, ब्रेक के बाद उसका मैं जवाब लूँगा। अभी एक जो चीज़ आ रही है सामने, जो PMLN ने एक साजिश तैयार की है, बनी गाला से कुछ चीज़ें गई थी, एक खातून लेके गई थी और उसके अंदर एक गैजेट भी था, वो जो है उसमें IB ने भी बड़ी मदद की है और उस खातून से 5 करोड़ रुपए दे के वो लिया गया है, ख़रीदा गया है PMLN ने, और IB ने उसमें बड़ा रोल प्ले किया है। अब कुछ दिनों के बाद एक नया जो एक प्लान है, एक वो इमरान खान के हवाले से एक साजिश तैयार की जा रही है। से मैं आपसे ब्रेक के बाद जवाब लूँगा कि आप क्या समझते हैं कि ये एक नया जो एक स्कैंडल आ रहा है, इस पे क्या PTI पहले से प्रिपेयर है, उसको पता है कि क्या मामला हो रहे हैं? ये आते हैं एक ब्रेक के बाद, उस पर तफसील से बात करेंगे। ब्रेक के बाद आप जान सकेंगे दाइश के बढ़ते कदम। अब पता चला। वेलकम बैक नाजरीन। हम ब्रेक पे जाने से पहले इकॉनमी की बात कर रहे थे कि हमारी इकॉनमी की बिगड़ती सूरत हाल, जिस तरह के तशवीश जितने भी इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं और जो भी जिसका इस मुल्क से बहुत ही, किसी भी मुल्क का इकॉनमी उसकी खून होती है और अगर उसमें कुछ इस तरह के मसले मसाइल आ जाएं तो वो एक बहुत ही परेशान कुन बात है। और ये हमारी तो कोशिश, हमारी पार्टी की तो कोशिश यही है कि हम किसी तरह से भी कोई ऐसी सिचुएशन में मुल्क को न लाएं जिससे कि हमारी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो मज़ीद जो है तो अफेक्ट हो। तो कायरा साहब आप और फिर खरल साहब आप भी बताइए कि ये जो इकोनॉमी की सिचुएशन है और इसहाक डार साहब के जो अपने मसले मसाइल हैं जिनमें वो हैं। शिबली साहब आपसे एक मैंने सवाल किया है, मैंने एक सवाल किया है कि आपके खिलाफ एक स्कैंडल तैयार हो रहा है, वो सामने चीज़ें लाई जा रही हैं। पहले आपको इमरान खान साहब को निगोशिएट करने की कोशिश की जाएगी, फिर उसको पब्लिक किया जाएगा, और दूसरी चीज़ साजिशों के साथ साथ कि एक तरफ इधर साजिशों का जाल बुना जा रहा है, दूसरी तरफ MQM लंदन इंटरनेशनल सेक्रेटेरिएट में अमेरिकी कांग्रेसमैन जो हैं, जो दाना जो है बहुत जो रोरा वोचर हैं, वहाँ पे वो मिले हैं 4 घंटे 12 से 4 बजे उनकी मुलाकात हुई है वहाँ पे अल्ताफ़ हुसैन साहब से। और वहाँ पे जो जिला वतन बलोच लीडर हैं खान ऑफ कलात मीर सलमान दाऊद, वो भी वहाँ पे मौजूद है, वहाँ भी साजिशों का अमल जारी है। और यहाँ जिस तरह बताया खान साहब के हवाले से भी एक जो चीज़, जी आप बताइएगा। जी शिबली साहब।
जी, मैं जहाँ तक खान साहब का ताल्लुक़ है और बनी गाला का ताल्लुक़ है, तो मैं ये कहूँगा कि जी देखें, पहले भी हमारे ख़िलाफ़ बहुत सी साजिशें हुई हैं और मैं ये समझता हूँ कि जहाँ तक इमरान ख़ान का ताल्लुक़ है, मैं बिल्कुल ये एक पाकिस्तानी की हैसियत से कह रहा हूँ, इसके अलावा कि वो मेरी पार्टी के लीडर हैं, मेरे लीडर हैं, कि उनकी हिफाजत और उनका जो यकीन है कि इज़्ज़त सब अल्लाह ताला के हाथ में है और अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ अमान में रखेगा। और ये साजिशें बहुत हुई हैं और इंशाअल्लाह बाकी साजिशों की तरह ये साजिश भी नाकाम होगी। नहीं, असद से ये पूछते हैं कि वो क्या गैजेट था और किस किस्म की साजिश है, जिनके इल्म में है तो जरा इस मामले को आगाह करें, शेयर करें हमारे साथ। जी कारा साहब, मेरी जो इतलात है, एक ब्लैकबेरी सेट है। नहीं, ब्लैकबेरी इन्होंने कहा है कि एक फ़ोन है ब्लैकबेरी, और वो एक खातून जाते हुए ले गई थी और अभी 4 हफ्ते पहले उन्होंने 5 करोड़ रुपए उसके वसूल किए हैं और उसके बाद आईबी ने उसमें बड़ा रोल अनलॉक किया है, उसमें चीज़ें काफ़ी उन्होंने इकट्ठी की हैं। अब वो ये बात कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को शायद इसमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। अब उनके हिसाब से जो उनके लोगों ने, जिन्होंने देखा है डाटा, जो उनके करीबी जो लोग हैं, जो उनसे मुझे पता चला है, उनके बकौल तो ये है कि जी बहुत बड़ा पोटेंशियल हमारे पास को मवाद आ गया है और इसको हम जल्दी, या उनके साथ वो तो उन्होंने डील की तो बात नहीं की, उन्होंने कहा जल्दी हम इसको पब्लिक करेंगे। असद साहब, ये बात याद रखिए कि इस तरह की जो साजिशें और डील्स होती हैं, ये कोई अपनी जड़ नहीं पकड़ सकती, ये कोई इफेक्ट नहीं करती जब कोई लीडरशिप पॉपुलर लेवल पे खड़ी होती है और साजिश हो। हाँ, अगर जनरली वो पकड़ा जाए, उसको कोई रॉन्ग डूइंग हो तो कौम उसको सजा देती है, लेकिन अगर इस तरह की साजिशें करके और बंदे प्लांट करके और तो तारीख में बड़े लोगों को सजाएं देने की कोशिश की गई है, ये कामयाब नहीं होती। मुस्लिम लीग यकीनन अपने उनकी तो सारी सियासत खत्म हो रही है, यकीनन सारा खानदान उनके लिए आइंदा जेल उनके सामने है। जी कारा साहब, आपने पहले भी देखा, आपकी बहुत बड़ी माजरत, हमारा वक्त ख़त्म हो रहा है और मैं चाहूँगा कि एक सेकंड के लिए अगर हम हमारे जो स्पेन में, जो बार्सिलोना में जो एक दहशतगर्द हमला हुआ है, उसकी हम मज़म्मत करते हैं और हम अपने जो स्पेनिश हमारे जो मुल्क के कोई भी किसी दुनिया के हिस्से में भी जो हैं वो हमारे लिए अजीज़ हैं और दहशतगर्दी की कार्रवाई एक बहुत तकलीफ़ देह है क्योंकि हम इसके ख़ुद गुज़र रहे हैं। तो नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चला है। हम इंशाअल्लाह पीर के रोज़ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते अब पता चला में बात करेंगे आले शरीफ के साथ क्या होने जा रहा है। अब पता चला।